एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज यानी कि इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कराने वाला हूं। एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ओके, और बहुत ही अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट है जब मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं, जिसमें डेफिनेटली मुझसे पढ़ने के बाद आप 3 to 5 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ओके, नाउ यहां पर आज यानी कि 21 अगस्त को जब आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं तो 21 ऑफ अगस्त, ठीक है, 21 ऑफ अगस्त है और आपका जो पेपर होगा गेट का वो आपका 14 फेब को होगा, ठीक है, 14 फेब को आपका पेपर है। तो अगर आप लोग यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा यहां पर जोड़ेंगे कि आप लोगों के पास कितना डेज बचा है, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 23 to 24 डेज आपका क्या है यहां पर बचा है, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर आपके खत्म हो चुके हैं। ओके, और हमारा जो टारगेट था, हमने ये सोचा था कि इस क्रैश कोर्स के दौरान हम लोग दो ही सब्जेक्ट को डील करेंगे जो कि मैकेनिकल एंड सिविल में कॉमन होता है। तो एक था हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स और दूसरा था हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, नाउ यहां पर जो नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, आई होप सभी को पता है कि आज जो हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है आप लोगों का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता देता हूं। ओके, नाउ संडे को मैंने एक लाइव सेशन लिया था और उसमें मैंने बताया था कि जो मैं सॉम पढ़ाऊंगा तो सॉम को पढ़ाने में मुझे हार्डली 15 to 16 डेज लगेगा, यानी कि 30 to 32 लेक्चर्स में, 30 से लेकर 32 लेक्चर्स में, या बहुत ज्यादा हो तो 33-34 लेक्चर्स में मैं सॉम को क्या करना कोशिश करूंगा, कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछी है और वो ये है, कमेंट सेक्शन में जो पूछते थे, टेलीग्राम में भी मुझसे पूछा गया कि सर टर्बो मशीनरीज को आपने नहीं पढ़ाया और आपने शुरू में बोला था कि टर्बो मशीनरीज भी आप पढ़ाएंगे। ठीक है, सो यहां पर थोड़ी बात से मुकरने वाली बात आ गई ना। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया है, फ्लूइड मैकेनिक्स का डेफिनेटली जितना मैंने पढ़ाया है उतना मोर देन सफिशिएंट है। ओके, जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे वहीं से पूछे जाएंगे, तो आप बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पे भी असाइनमेंट देना मैंने स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, और होपफुली डेली बेसिस में मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों को सेंड करूंगा। इसकी कोई टाइमिंग नहीं रहेगी, क्योंकि क्या होता है, टाइप होता है, उसको फिर एक फॉर्मेट में रखा जाता है, उसके बाद उसको भेजा जाता है। तो पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को क्या करूंगा, सेंड किया करूंगा। नाउ यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं आप लोगों को फ्लूइड मशीनरीज पढ़ाता, यानी कि मैं जब आप लोगों को टर्बो मशीनरीज के जो कॉन्सेप्ट पढ़ाता है फ्लूइड मशीनरीज या टर्बो मशीनरीज में, तो वहां पर मुझे कम से कम 4 से 5 दिन लगता उस टॉपिक को कंप्लीट कराने में। ठीक है, और 4 से 5 दिन का मतलब वहां पर मुझे कम से कम 8 से 10 लेक्चर तो लगते कि मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट डिलीवरी के साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के भी तरीके बता पाऊं, जिसमें जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस था, क्योंकि फ्लूइड मशीनरीज अपने में ही एक लेंथी पार्ट है। लेकिन अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं डेफिनेटली कह भी नहीं सकता कि हर साल इससे 2 नंबर का भी सवाल आपसे पूछा जाएगा या नहीं। ठीक है, तो अगर कोई एक ऐसा टॉपिक है जो टाइम टेकिंग भी है और उससे हमें यह भी श्योर नहीं है कि वो हमें सिक्योर करके देगा या नहीं, और यहां पर फ्रेंड्स मेरे कॉन्सेप्ट बताने के बावजूद भी हो सकता है कि टर्बो मशीनरीज के कुछ सवाल आपसे बने, कुछ सवाल आपसे ना बने, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चंस के लेवल होते कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो यहां पर समझदारी की बात क्या होती, यहां पर समझदारी की बात होती कि अगर मेरे पास 23 से 24 दिन बचा है और 15 से 16 दिन में मैं किसी सब्जेक्ट को खत्म कर रहा हूं, तो मेरे पास अभी भी 7 to 8 डेज है यहां पर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। और यहां पर यही जो 7 से 8 दिन का जो समय है, इसको मैं लूंगा आप लोगों को एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, और वो सब्जेक्ट होगा आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, आपका वो सब्जेक्ट क्या होगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपका क्या है, किस चीज के बारे में हमको यहां पर डील करना है, कितने चैप्टर्स को हमें यहां पर पढ़ना है, कितना मार्क्स आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे आसान पेपर होता है, सबसे आसान सब्जेक्ट होता है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, आपका क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग गेट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इजी होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता था, एक टाइम था जब कुछ सब्जेक्ट्स होते थे उनके अपने कुछ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता था। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो थी आपकी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, उससे डेफिनेटली 14 to 15 मार्क्स के सवाल आते थे, जैसे एप्टीट्यूड के आते हैं। मतलब वहां पर बच्चों को समझ में आता था कि अगर मैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को डेफिनेटली अच्छे से पूरा पढ़ लूं
तो वहां पर मैं 15 मार्क्स स्कोर कर सकता हूं, लेकिन वहां पर 15 मार्क्स स्कोर हो नहीं पाते थे क्योंकि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो बहुत वास्ट था और हर चीज याद रखना पॉसिबल नहीं होता था। ठीक है, उसी तरह से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का भी एक जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो बहुत ही वास्ट है। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या है कि अगर मैं देखूं तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में एक ब्रांच होता है, तो अगर मैं उस पूरे ब्रांच को 3 से 5 नंबर में क्या करना चाहूं, समेटना चाहूं, तो ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल उनके लिए भी नहीं है जो गेट का पेपर सेट करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, गेट क्योंकि आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम, न्यूमेरिकल अप्रोच एग्जाम होता है, तो यहां पर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही होंगे। और जब मैं न्यूमेरिकल पार्ट की बात करता हूं तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, बहुत बेसिक्स होते हैं। लिटरली आप लोग मानिए कि इतना इजी और इतना बेसिक्स क्वेश्चन होता है कि मैं जब यहां पर आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा और उससे भी इजी क्वेश्चन आपका गेट में आएगा। तो आप बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को लिया कि 6-7 दिन या 5 दिन में भी अगर मैं टर्बो मशीनरी कंप्लीट करवाता आप लोगों का, तो मैं डेफिनेटली उस 5 दिन से आपको दो नंबर के भी सवाल आएंगे या नहीं ये भी मैं डेफिनेटली आपको नहीं कह पाता, बट यहां से मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपके 3 से 5 नंबर के सवाल तो आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ओके, यहां पर 2 सेट है। ओके, यहां पर अगर सिर्फ सिंगल सेट होता तो भी मैं 100% आपको नहीं कह सकता था कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से सवाल आएंगे, क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लिटरली इजी सब्जेक्ट हो जाता है। तो अगर वो आपको 3 से 5 नंबर का सवाल आपको दे रहा है तो मतलब एक एवरेज स्टूडेंट यहां से तो पूरा 5 नंबर स्कोर करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्यों यहां से 5 नंबर स्कोर करना जरूरी है, क्योंकि एप्टीट्यूड के 13 मार्क्स और एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स और मैथमेटिक्स के 13 पार्ट में से 13 मार्क्स जो कि आपका 28 मार्क्स को क्या करता है, कवर करता है, वहां से 28 में 28 स्कोर करना बहुत मुश्किल है। तो वहां पर होगी बिल्कुल आपसे सिली मिस्टेक होगी, आप पहली बार, बहुत सारे लोग पहली बार गेट दे रहे होंगे तो उनको प्रॉपर तरीका नहीं पता होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। तो वहां अगर आपसे कुछ मार्क्स का लॉस होता है तो उसे आप इस सब्जेक्ट की पढ़ाई से क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं, उससे प्रॉफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अभी हम लोग इसलिए क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि मैं इसे 7 to 8 डेज में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, यानी कि 14 to 16 लेक्चर, 14 to 16 लेक्चर्स में ये जो सब्जेक्ट है ये क्या हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद जस्ट 1 दिन का गैप करके हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जब मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो हम यहां पर 10 से 11 चैप्टर्स हैं जिसको हम डील करते हैं। ठीक है, अब 10 से 11 चैप्टर बोलने को तो बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि एफएम में तो हमने 14 चैप्टर्स हमने किया, उसमें 15 दिन लग गया, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं, यहां का एक जो चैप्टर है हार्डली 1 लेक्चर का होगा, कोई ही ऐसा चैप्टर होगा जो 2 या 3 लेक्चर का होगा, बहुत हार्डली एक। मुझे तो एक ही चैप्टर मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं सब बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन उसके अलावा जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूं कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 जो आप लोग स्टडी करने वाले हैं वो है आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री मॉडल। वो आप लोगों का क्या है, इन्वेंट्री मॉडल। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो आज सबसे पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूं वो आप लोगों का क्या रहेगा, इन्वेंट्री मॉडल रहेगा। मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि इन्वेंट्री क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, कैसे आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू अलग अलग मॉडल के लिए अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है, ये सारी चीजें आपकी इन्वेंट्री मॉडल के कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाती है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा चैप्टर होता है हमारा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 ये भी आपका बहुत इजी होता है। मैंने आपको बोला था कि मैं इस चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इन्वेंट्री मॉडल से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका होगा ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही लेक्चर लगेगा और मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो चैप्टर आपका होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस में या इक्वेशन के बेसिस में आप लोगों को वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, अब वो वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट आपसे क्वेश्चंस किया जा सकता है, और वहां पर क्या होता है उन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल के आपको आंसर्स में टिक करना रहता है। ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 होते हैं, ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 होते हैं तो उसे हम ग्राफिकल मेथड से यूज करते हैं।
ठीक है, वहां पर हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं और ये ग्राफिकल मेथड हम क्लास 10th में भी लगाते थे। तो आप समझ के चलिए कि ये बिल्कुल क्लास 10th के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 10th या 11th में भी आप लोग लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है इसका। ओके, उसके बाद आपका क्या होता है, अगर आपके 2 से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो थोड़ा सा यहां पर जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है वो ट्रिकी हो जाता है और वो आपका किस में आ जाता है, सिंप्लेक्स प्रॉब्लम में आ जाता है। वो आपका किस में आ जाता है, सिंप्लेक्स प्रॉब्लम्स में। अब सिंप्लेक्स प्रॉब्लम्स जो होता है फ्रेंड्स, ये सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो डेफिनेटली अगर आप सेमेस्टर का एग्जाम देंगे तो ये तो डेफिनेटली आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट अगर आप लोग गेट पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू में सिंप्लेक्स प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, और अगर आ भी गया तो वो सिंप्लेक्स प्रॉब्लम में आपको पूरा टेबुलेशन फॉर्म में दे देगा और वहां से आपको कुछ वैल्यूज पूछ लेगा। बस इतना ही सवाल आपका सिंप्लेक्स से आता है। तो मैं सिंप्लेक्स प्रॉब्लम को हो सके तो पढ़ा दूंगा, टाइम अगर रहेगा तो, नहीं रहेगा तो मैं इसे आप लोगों पर छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं बिल्कुल यहां पर ऑनेस्ट हो जाता हूं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है हम उसको पढ़ेंगे, हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर ये 3 था, यहां पर हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 जो हमारा होता है फ्रेंड्स, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। इसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी लॉट होता है, तो उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ डिमांड होता है, और डिमांड होता है तो उसका सप्लाई भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई हम लोग टोटल प्रोडक्शन को या टोटल कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिफरेंट टाइप्स, इसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसी में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बाद इसी का एक पार्ट होता है, आप उसे अलग चैप्टर करके भी समझ सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम। इसे हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम भी एक तरह का आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के ही अंडर आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने का थोड़ा तरीका अलग हो जाता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है, बहुत ही इजी, और वो होता है हमारा क्यूइंग मॉडल, QUEUING, क्यूइंग मॉडल। ठीक है, क्यूइंग मॉडल आप लोग ने सुना होगा, क्यूइंग का मतलब लाइन लगना होता है। आप लोग स्टेशन में जाते हैं, आप लोग लाइन लगते हैं, टिकट खरीदते हैं, तो आप लोग कोई भी काम करते हैं, आप लोग बैंक में जाते हैं, पैसा जमा कराना है, आपको लाइन लगना पड़ता है। तो वो जो भी लाइन आपको लगना पड़ता है, उसके पीछे आप कैसे उसमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा आपको नोटेशन यहाँ यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, क्यूइंग मॉडल के 3 नोटेशंस होते हैं, जिसके बेसिस पे अलग अलग फॉर्मूलाज आपको पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन जब मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो यहां पर सिर्फ एक ही नोटेशन होता है जिसे हम कैंडाल नोटेशन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैंडाल नोटेशन। और इसी कैंडाल नोटेशन के बेसिस पे आपको जो फॉर्मूलाज मैं बताऊंगा, उन फॉर्मूलाज को आपको पढ़ना है और उनके क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, बना लेने हैं। अब ये जो सारे टॉपिक जो है ना फ्रेंड्स, ये एक एक लेक्चर के टॉपिक्स हैं। अगर मैं 1 से 1.5 घंटा एक एक टॉपिक पे दे दूंगा तो ये सारे लेक्चर आपके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स आपके खत्म हो जाएंगे। ओके, उसके बाद आपका क्या होता है, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 आपका इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आएगा तो 50% चांस है कि वो इसी चैप्टर से आएगा, और वो चैप्टर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस, ये आपका रहेगा। अब इसमें आप क्या पढ़ते हैं, इसमें आप कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीएम, ठीक है, सीपीएम पढ़ते हैं आप लोग, मुझे पता है आप लोगों ने सब नाम सुना होगा। सीपीएम के बाद आप क्या पढ़ते हैं, पर्ट पढ़ते हैं, और उसके बाद आप लोग क्या पढ़ते हैं, क्रैश एनालिसिस। क्या पढ़ते हैं आप लोग, क्रैश एनालिसिस। जब मैं ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा डिटेल में ये सब डिस्कस करूंगा। ठीक है, पूरा डिटेल में, क्योंकि मैं अगर एक टर्म को भी यहां समझाने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो अभी आप बस ये समझ के चलते रहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपका क्वेश्चन जो आता है, मान लीजिए कि अगर आपका क्वेश्चन आया है तो बहुत हाई चांसेस है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस से ही सवाल पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 ये आपका सीक्वेंसिंग होता है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, सीक्वेंसिंग। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जो है, इसमें जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो होगा फोरकास्टिंग। ठीक है, अब यहां पर जो ये फोरकास्टिंग है, ये फोरकास्टिंग ये मौसम वाला फोरकास्टिंग नहीं है, ये आपका जो मटेरियल्स है, जो प्रोडक्ट्स है, उनके फोरकास्टिंग के बारे में बताया जाएगा अलग अलग मेथड से। ठीक है, इसके बाद एक आ जाता है चैप्टर नंबर 10 आपका आ जाता है वर्क स्टडी।
चैप्टर नंबर 10 आपका जो आ जाता है वर्क स्टडी। ठीक है, वर्क स्टडी में आपका जो लाइन बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, लाइन बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके वर्क स्टडी में ही इंक्लूडेड रहेगा, उसको मैं वहां पर स्टडी करा दूंगा। और लास्ट में जो इसका चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11, ये आपका क्या रहेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये आपका क्या रहेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो ये टोटल आप लोगों के प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो ये टोटल आपके 11 चैप्टर्स है जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद आप 3 to 5 मार्क्स डेफिनेटली मेरी उम्मीद से तो स्कोर कर ही लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है जैसे जैसे मैं इनको पढ़ाता जाऊंगा, इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आप लोगों को असाइनमेंट में देता जाऊंगा, तो आप लोग इसके लिए भी बिल्कुल रेडी रहेंगे। ओके, अगर आप लोग असाइनमेंट प्रॉपर करेंगे, जैसे मैं आप लोगों को इन्वेंट्री मॉडल पढ़ाने वाला हूं, तो 2 लेक्चर में, होपफुली 2 लेक्चर में मैं इन्वेंट्री मॉडल कंप्लीट करा दूंगा। तो उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, तो वो क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। अगर वो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं जो कि बिल्कुल मेरे दिए हुए कॉन्सेप्ट से बन ही जाएंगे, तो क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से इसका मतलब प्रोसीड कर रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, यहां पर हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है इन्वेंट्री मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल, ठीक है, चलो इन्वेंट्री मॉडल, आज इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, इन्वेंट्री मॉडल को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे नोटेशंस हैं जिनको हम लोगों को याद करना पड़ेगा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। और उससे भी पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूं कि जब हम इन्वेंट्री मॉडल के बारे में पढ़ते हैं तो हम इन्वेंट्री मॉडल को क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल ले लेता हूं, एक ऐसा एग्जांपल जो आप फिजिकली सिग्निफिकेंस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। आप सभी लोगों के पास घर में बाइक होगा, ठीक है, आप सभी लोगों के पास घर में बाइक होगा, किसी के पास सस्ता बाइक होगा, स्प्लेंडर होगा, आपके पास जो काइनेटिक बॉस होगा, इस टाइप के कोई छोटे मोटे बाइक होंगे, किसी लोगों के पास बड़े महंगे महंगे बाइक होंगे, R17 होगा, आपके पास हॉर्नेट जैसी गाड़ियां होंगी, कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, आप सभी लोगों के पास घर में बाइक्स होगा, क्योंकि बाइक एक बहुत ही कॉमन जरिया है ट्रांसपोर्टेशन करने का, चाहे हम ऑफिस जाएं, स्कूल जाएं, घर जाएं, कहीं भी जाएं। तो जब आप लोग गाड़ी रखते हैं तो गाड़ी क्या होती है, कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आता है। तो जब उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करते हैं, आप उसे सर्विसिंग कराने ले जाते हैं। जब आप अपनी गाड़ियों को सर्विसिंग कराने ले जाते हैं तो आप उसे कहां ले जाते हैं, आप उसे सर्विस सेंटर में ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। तो चलो भाई मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर एक सर्विस सेंटर बना देता हूं। ये मेरा क्या है, ये मेरा कोई भी है सर्विस सेंटर। ठीक है, मान लीजिए अभी ये कोई सिलेबस नहीं है, बस समझिए, अभी बुक कॉपी पेन को साइड कर दीजिए, अभी सिर्फ मेरी बातों को सुनिए। तो आप भाई अपने गाड़ी का, आपकी गाड़ी खराब हुई, आप गाड़ी को कहां लेके गए, आप गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके गए। ठीक है, अब सर्विस सेंटर जाते तो सर्विस सेंटर में आप देखते होंगे कि उन लोग यार नई नई बाइक्स रखे रहते हैं, पूरा एकदम सजा कैसे रखे रहते हैं। ठीक है, हाँ, एकदम महंगी महंगी गाड़ियां रखे रहते हैं, वहां पर कस्टमर आते हैं, आप लोग देखते होंगे अंदर कस्टमर कुछ गाड़ियां खरीद रहे होते हैं, सेकंड हैंड भी गाड़ियां रखते हैं, कुछ सर्विस सेंटर वाले तो सेकंड हैंड गाड़ियां भी रखते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कितने सारे जो वहां पर मटेरियल है वहां पर उन लोग क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, और जो मटेरियल वो वहां पर रखते हैं, जो भी मटेरियल है, जो भी आपका, जैसे आप बाइक, मैं आपको सर्विस सेंटर की बात कर रहा हूं तो वहां पर वो क्या रखते होंगे, बाइक्स रखते होंगे, कुछ लोग कार भी रखते हैं। तो मैं अभी कार को नहीं डील कर रहा हूं, मैं यहां पर सिर्फ बाइक्स को डील कर रहा हूं। मान लीजिए कि आपकी जो बाइक है वो होंडा की है, मान लीजिए कि आप होंडा सर्विस सेंटर गए हैं, मान लीजिए कि आप कहां गए हैं, होंडा सर्विस सेंटर गए हैं, बहुत बढ़िया। तो वहां पर क्या होगी, पूरी होंडा की बाइक होगी, पूरी होंडा की बाइक्स वहां पर रखी होंगी। ठीक है, अब यार वो जो वहां पर बाइक्स रखी होंगी, ठीक है, वो बाइक, अब आप थोड़ा सोचिएगा, आपने तो सर्विसिंग में दे दिया, वो सर्विस हो रही है, तब तक आप थोड़ा खड़े रहिएगा, आप सोचिएगा कि भाई इतनी सारी जो बाइक्स इन लोग यहां पर रखते हैं, ठीक है, ऐसे उड़ के तो नहीं आ जाती होंगी। ठीक है, और जो सर्विस सेंटर होता है ये प्रोडक्शन यूनिट नहीं होता है आपका, हो भी सकता है पर जनरली तौर पे क्या होता है, ये आपका प्रोडक्शन यूनिट नहीं होता है, ये आपकी सेलिंग यूनिट्स होती हैं। सेलिंग यूनिट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई भी एक क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसकी है, मान लीजिए होंडा की है, मान लीजिए कि मैं यहां पर होंडा की कंपनी की बात कर रहा हूं। अब ये होंडा की जो कंपनी है ये क्या करती है, जो अपने लॉट्स को प्रोड्यूस करती है, जो प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन करने के बाद ये इनको क्या करती है, गाड़ियां देती हैं, ये वहां पर सजा के भी रखते हैं और सजाने के बाद उसको क्या करते हैं, अपने कस्टमर को सेल करते हैं। ये क्या करते हैं, सेल करते हैं, किसको सेल करते हैं, कस्टमर्स को सेल करते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। ओके, नाउ
मान लीजिए कि कोई भी एक सर्विस सेंटर है जो कि किसी एक साल में कुछ 10,000, मान लीजिए कि ये एक साल में 10,000 बाइक्स, होंडा की बाइक्स को बेचती है। ठीक है, आप अभी बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते जाइएगा। ठीक है, अब 10,000 बाइक्स को बेचती है साल भर में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि कुछ सर्विस सेंटर इतनी तो बड़ी नहीं होगी कि वो 10,000 बाइक्स को रख सके। 10,000 इज अ ह्यूज क्वांटिटी। ठीक है, चलो 10,000 भी नहीं, मैं ऐसा कर देता हूं, मैं इसको 50,000 कर देता हूं। मैं इसको कर देता हूं कि भाई एक होंडा की कंपनी, होंडा एक बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, अच्छी सर्विसिंग देती है, मिनिमम अच्छे कॉस्ट में आ जाती है, माइलेज अच्छा है उसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें को देख के इनकी बाइक बहुत ज्यादा बिकती है। तो मान लो कि कोई बहुत बड़ा सर्विस सेंटर भी है जो साल भर में 50,000 आपका क्या करता है, बाइक्स को सेल करता है। ठीक है, लेकिन यार अगर वो 50,000 सेल करता भी है तो यार वो 50,000 एक बार में तो अपने सर्विस सेंटर में रख नहीं सकता। ठीक है, कोई सर्विस सेंटर इतना बड़ा तो नहीं हो सकता ना कि वहां पर 50,000 आ जाए। अब आप बोलोगे नहीं सर, चाइना में एक ठोक मार्केट है, वहां पे रख सकते हैं। अरे भाई, चाइना की बात नहीं कर रहा हूं मैं जनरलाइज्ड व्यू की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि ये कंपनी के पास सिर्फ इतनी क्षमता है कि वो 1,000 को रख सकता है या वो 10,000 को रख सकता है। मान लीजिए कि बहुत बड़ी भी है तो 10,000 लॉट्स को क्या कर सकता है, रख सकता है। तो यार सबसे पहले उसने क्या किया होगा, सबसे पहले उसने जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से वो 10,000 बाइक्स का ऑर्डर किया होगा ना। उन्होंने सबसे पहले ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद उसका कॉस्ट दिया, फ्री में तो नहीं आएगा। ठीक है भाई, प्रोडक्शन कंपनी भी तो सबसे पहले क्या करती है, मार्केट में देगी तो अपना कुछ ना कुछ चार्ज लेगी उसका। तो पहले तो उन्होंने इन सारे यूनिट्स का क्या किया, इन सारे यूनिट्स का उन्होंने पहले उनको पैसा देना पड़ा होगा सर्विस सेंटर को। अब जब वो 10,000 गाड़ियां रखाई हैं, जैसी 10,000 गाड़ियां मान लीजिए आ गई, सर्विस सेंटर आपकी आ गई, तो ऐसा तो नहीं है कि आते ही बिक गया। मतलब ट्रक से उतरा, यहां कस्टमर आ गए, 10,000 कस्टमर आ गए, हाँ भाई तू मेरे को वो बाइक दे दे, तू मुझे ये बाइक दे दे, ऐसा तो नहीं होता है भाई। वो पहले रखाई हुई रहती है और धीरे धीरे करके कस्टमर आते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो उसको खरीदते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सबसे पहले तो एक कंपनी थी, कोई भी एक सर्विस सेंटर थी या कोई भी एक कंपनी थी, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उसको क्या कह रहा, मंगवाया। जब उन्होंने उसको मंगवाया तो उसके बदले उसका पैसा दिया होगा ना। 10,000 बाइक आया तो हर बाइक के पीछे उनको पैसा लगा होगा, उसका यूनिट चार्ज लगा होगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उसको वहां पर रखा। अब जब तक ये पूरा बिकेगा नहीं तो ये क्या रहेगा, सर्विस सेंटर में पड़ा हुआ रहेगा ना, सर्विस सेंटर पे रखाया हुआ रहेगा। अब सर्विस सेंटर पे कोई भी चीज रखाई हुई होगी या किसी भी कंपनी में कोई भी चीज रखी हुई रहती है तो वहां पर उसका क्या खर्च होता है, वहां पर उसकी सफाई का खर्चा होगा। ठीक है, जंक ना लग जाए, मान लीजिए कोई चीज गिर के टूट गई तो फिर उसका मेंटेनेंस हो। तो यहां पर क्या लगता है जब तक कोई यूनिट बिक नहीं जाता तो कंपनी को उसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस कॉस्ट को मैनेज करना पड़ता है, मेंटेनेंस कॉस्ट को करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, जो यूनिट वहां पर वो बेच रही है, उस हर यूनिट का उसको जो पैसा देना पड़ रहा है उसको क्या कहते हैं, यूनिट कॉस्ट कहते हैं। एक यूनिट का कॉस्ट क्या होगा, यूनिट कॉस्ट ही होगा, वो भी इसको बियर करना पड़ रहा है, वो भी इस कंपनी को ही बियर करना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा उन्होंने उसको ऑर्डर तो कर दिया, पर मान लीजिए वो ऑर्डर किसी ट्रक के थ्रू आ रहा है। ठीक है, किसी ट्रक के थ्रू आ रहा है तो ट्रक वाला अपना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लेगा या नहीं लेगा। ट्रक वाला बोलता है कि भाई मैं ला तो दूंगा, बीच में कुछ टूटेगा फूटेगा हमको नहीं पता, आप देख लो। तो कंपनी बोलेगी चलो ठीक है। अच्छा, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के केस में ये भी होता है कि हम पर यूनिट के बेसिस पे लेंगे। अगर आप हमारी ट्रक से 100 मंगा रहे हैं तो उसके बेसिस पे हम चार्ज करेंगे। अगर आप 1000 यूनिट हमसे मंगवा रहे हैं तो हम अलग चार्ज करेंगे। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो यहां पर उस कंपनी को और क्या सहना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सहना पड़ रहा है। बहुत सारे कॉस्ट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, यूनिट के बेसिस पे होते हैं, डिस्टेंस बेसिस पे होते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम में ऐसी जब लॉकडाउन होता था तो क्या होता था, ऐसी आवाजाही बंद हो गई थी। उस केस में अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है तो वो ज्यादा पैसा लेगा या नहीं लेगा। तो ये सारे पैरामीटर्स क्या होते हैं ना फ्रेंड्स, ये सारे पैरामीटर्स एक कंपनी को क्या करने पड़ते हैं, बियर करने पड़ते हैं। अगर मैं इसके एकदम डेप्थ पे चला जाऊं, अगर मैं यहां पर इसके जो एम्प्लॉयज का सैलरी है उसको मैं वो करूं, अगर मैं बिजली बिल का खर्चा देखूं, ठीक है, अगर मैं पानी बिल का खर्चा देखूं, ठीक है, कोई शटडाउन हो गया, कोई कंपनी के कहीं पे आग लग गई, अगर मैं वो सबको कंसीडर करूंगा तो वो मैं ब्रेक इवन एनालिसिस पे चला जाऊंगा। मैं वहां पर उस केस में मैं ब्रेक इवन एनालिसिस पे चला जाऊंगा।
अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ इन्वेंट्री मॉडल की बात कर रहा हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ इन्वेंट्री मॉडल की बात कर रहा हूं। तो इन्वेंट्री मॉडल में एक कंपनी को कौन कौन सा बियर लॉस करना पड़ता है, कौन कौन सा खर्चा लॉस करना पड़ता है। एक जो वो लॉट को मंगा रहे हैं उसका उनको पैसा देना पड़ता है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसका उनको खर्चा देखना पड़ता है, जो उन्होंने स्टॉक को मेंटेन किया है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट को देखना पड़ता है। और इतना कॉस्ट को बियर करने के बाद वो कंपनी क्या करती है, कस्टमर को अपना जो यूनिट है वो बेचती है। और जब उसको बेचती है तो उससे वो क्या कमाती है, उससे वो प्रॉफिट कमाती है, और उसी प्रॉफिट से क्या करती है, इन सारे खर्चों को मैनेज करती है। करती है नहीं करती भाई, जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी चलेगी ही नहीं। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट से क्या हो रहा है, ये कंपनी इतने सारे खर्चों को मैनेज कर रही है, एम्प्लॉयज की सैलरी मैनेज कर रही है, बिजली बिल मैनेज कर रही है, सब चीज मैनेज कर रही है, ठीक है। तो ये जो चीजें हम स्टडी करते हैं, चाहे हम किसी भी उसके लिए यूज करें, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हम बाइक्स के लिए यूज करें। बाइक्स के लिए मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप प्रॉपरली सर्विस सेंटर जाते हैं और उस चीज को देखते हैं तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हम पढ़ते हैं ये हम किस में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, यही हम इन्वेंट्री मॉडल पे पढ़ते हैं। ये हम किस में पढ़ते हैं, इन्वेंट्री मॉडल पर हम स्टडी करते हैं। तो यहां पर हम क्या क्या स्टडी करेंगे वो सब मैंने आपको बताया, एक एक करके मैं और क्लियर इसको बताता जाऊंगा। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर कुछ ऐसे टर्म्स है जिनका मतलब हमको पता होना चाहिए, ठीक है। इन्वेंट्री मॉडल को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स होते हैं। तो जो सबसे पहला टर्म होता है, सबसे पहला टर्म होता है वो खुद होता है इन्वेंट्री। भाई हम इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं और हमको इन्वेंट्री का ही मतलब नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा। तो जो सबसे पहला टर्म होता है वो होता है इन्वेंट्री। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, चलिए मैं इसको लिखता हूं, द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक, द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक मेंटेन्ड इन द मार्केट, या फिर मैं कह सकता हूं मेंटेन्ड इन अ कंपनी, मेंटेन्ड इन अ कंपनी, ठीक है, मेंटेन्ड इन अ कंपनी इज नोन एज इन्वेंट्री, इज नोन एज इन्वेंट्री। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब यह हुआ कि जितना एक पूरा जखीरा या स्टॉक जो एक कंपनी मेंटेन करके चलती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। ओके नाउ चलिए, तो इजी पार्ट हो गया। इसके बाद जो दूसरा डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, जो दूसरा डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो हमारा होता है आपका बफर स्टॉक का। क्या होता है आपका, बफर स्टॉक, बफर स्टॉक। अब यार ये बफर स्टॉक क्या होता है, चलिए ये बफर स्टॉक क्या होता है। अच्छा समझिए क्या हुआ, मान लीजिए कि मेरे पास कुछ बाइक्स रखी हुई है। अब अचानक से क्या हो रहा है कि वो जो भी मैं मटेरियल रखा हूं, मान लीजिए मैं बाइक की बात कर रहा हूं, तो वहां पर क्या होता है, अचानक से डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अचानक से क्या हो जाती है, किसी चीज की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि मैं क्या करता हूं, मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक को ही मेंटेन कर सकता हूं। मैंने अभी क्या कहा कि मैं कुछ पर्टिकुलर इन्वेंट्री को ही क्या कर सकता हूं, अपनी कंपनी में मेंटेन कर सकता हूं। अब मान लीजिए कि मैं मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से मैं कुछ स्टॉक को मंगाना चाहता हूं, लेकिन वहां पर वो नहीं मंगा सकते, वो नहीं ला सकते, ठीक है। अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो भाई प्रॉब्लम हो गई तो हम ऐसा तो नहीं कि हम यहां पर जीरो हो गए, यहां पर मतलब हमारा पूरा इन्वेंट्री खत्म हो गया और उसके बाद कस्टमर आके हमसे डिमांड कर रहा है, हम बोल रहे हैं भाई अभी तो हमारा माल ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन ना हो, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग एक मिनिमम स्टॉक एक्स्ट्रा मेंटेन करके रखते हैं। क्यों मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा क्या होगा कि अगर मैं कुछ मिनिमम स्टॉक मेंटेन करूंगा तो इन केस अगर डिमांड बढ़ गई, किसी दिन जैसे धनतेरस हो गया, अब धनतेरस में एकदम से बहुत सारे लोग, हर दिन मेरी 10-10 15-15 बाइक बिक रही है, धनतेरस में एकदम से 40 लोग आ गए, 50 लोग आ गए, वो बोले कि हमको बाइक खरीदनी है, तो आपके पास वो मिनिमम स्टॉक मेंटेन रहना चाहिए इस सिचुएशन के लिए। तो वो जो मिनिमम स्टॉक हम मेंटेन करते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब वो डिमांड एकदम से इंक्रीज हो जाए या जब हमारे पास कोई लॉट आने में टाइम लगे, तो उस केस में हमारा बिजनेस जीरो ना पहुंचे, तो इसलिए उस जो मिनिमम स्टॉक को जो हम कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं। सो यहां पर अगर मैं इसको लिखूं, ये क्या हो जाएगा, द मिनिमम स्टॉक, द मिनिमम स्टॉक, द मिनिमम स्टॉक विच इज मेंटेन्ड, विच इज मेंटेन्ड, ठीक है, इज नोन
एज द बफर स्टॉक, नोन एज द बफर स्टॉक। ठीक है, समझ में आ रहा हो गया ना कि बफर स्टॉक क्यों करते, क्यों हम लोग रखते हैं बफर स्टॉक को। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा होता है, तीसरा पॉइंट जो होता है आप लोगों का, वो होता है आपका लीड टाइम। वो होता है आपका लीड टाइम। चलिए अब इसको भी समझते हैं क्या होता है लीड टाइम। तो चलो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। द टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर, द टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर and receiving it is known as lead time। भाई बहुत इजी है, थोड़ा सा इसको पढ़िए, एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको पढ़िए। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि आपका मिनिमम टाइम जो लग रहा है किसी ऑर्डर को प्लेस करने में और उसको ऑर्डर को वापस आने में। ठीक है, जैसे भाई मेरे पास, मैं पेन बेचता हूं, अब मैंने बोला कि भाई मेरे पास पेन खत्म हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको ऑर्डर कर दिया। अब आज ऑर्डर किया, एक हफ्ते बाद वो आया, तो मेरा लीड टाइम क्या हुआ, 1 वीक, यानी कि 7 डेज। ठीक है, तो ये जो लीड टाइम होता है ना फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, ये मैक्सिमम कितना होता है, वीक्स में होता है। ठीक है, डेज होता है, वीक्स होता है, मंथ हो सकता है। ठीक है, ईयरली नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैं इस साल ऑर्डर कर रहा हूं तो 2 साल बाद आ रहा है, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, कितना भी दूर हो, है ना, हम कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सबसे नजदीक हो, हम वहां से ऑर्डर करें। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जो लीड टाइम हो वो कम से कम हो। ठीक है, मैंने अभी ऑर्डर किया तो बहुत ज्यादा समय भी लगा, तो जैसे 10 दिन लग रहा है, 15 दिन लग रहा है, लेकिन माल मेरे पास पहुंच जा रहा है। ठीक है, एकदम लोकल भाषा में ही बात करेंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको टेक्निकली जो हम बोलते हैं ना, टेक्निकली इसको हम लीड टाइम बोलते हैं। तो ये क्या होगा, द टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द सेम ऑर्डर इज नोन एज द लीड टाइम। इसके बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद जो 4th पॉइंट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है आपका रीऑर्डर लेवल। ये आपका क्या होता है, रीऑर्डर लेवल। अब ये रीऑर्डर लेवल क्या होता है, ये थोड़ा समझिए आप लोग। रीऑर्डर लेवल क्या हुआ, देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कोई भी आइटम बेच रहे हैं, कोई भी आइटम को आप सेल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि जब आइटम पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो आप फिर ऑर्डर करते हैं। ठीक है, जब आपका मान लीजिए कि बरसात का मौसम है। ठीक है, बरसात के मौसम में सबसे अच्छा धंधा क्या हो सकता है कि मैं छाते का दुकान खोल दूं और मैं छाता बेचूं। अब क्या हो रहा है कि लोग लगातार आ रहे हैं, मुझसे छाता खरीद रहे हैं, मुझे पता है कि भाई छाता की डिमांड है और वो चीज क्या हो रही है, कंज्यूम होते जा रही है, डे पर डे वो क्या होती जा रही है, बिकती जा रही है। तो क्या मैं जो ऑर्डर करने वाला हूं, मैंने एक बार ऑर्डर किया, मेरे पास छाता आया, फिर वो बिकना स्टार्ट हो गया, तो क्या मैं दूसरा ऑर्डर तब करूंगा क्या कि जब मेरा पूरा छाता खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा ना। मैं क्या करूंगा, हो सकता है कि अगर मेरा 1 हफ्ते बाद माल की डिलीवरी होती है तो 1 हफ्ते का अभी भी मेरे पास छाता बचा है, उसी में मैं क्या कर दूंगा, ऑर्डर कर दूंगा। समझ में आ रहा है, मेरे पास कुछ स्टॉक पहले से मेंटेन है, उसके बावजूद मैंने ऑर्डर कर दिया ताकि जब तक आपका ऑर्डर वापस आए तब तक मेरा स्टॉक चलता रहे। ठीक है, तो यही हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, यही मेरा क्या होता है, रीऑर्डर लेवल का। यानी कि अगर मैं इसको इंग्लिश में समझा के लिखना चाहूं तो द स्टॉक रिमेनिंग when the order is placed। ठीक है, समझ में आ रहा है, when the order is placed is known as reorder level। ठीक है, मतलब वो मिनिमम स्टॉक जो पहले से है, जब मैं आपका क्या कर लूं, अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस कर लूं, मैं बिल्कुल अपने जो स्टॉक है, जो इन्वेंट्री है, उसको 0 तक नहीं जाने दे रहा हूं, उससे पहले ही मैं ऑर्डर कर दे रहा हूं कि जब तक वो 0 हो तब तक मेरा दूसरा लॉट का ऑर्डर क्या हो जाए, आ जाए वापस। ठीक है, इसके बाद जो 5th पॉइंट होता है, ठीक है, ये होता है हमारा लॉट साइज। ठीक है, लॉट साइज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। लॉट साइज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। अब ये लॉट साइज क्या होता है आप लोगों का, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यार, बहुत इजी है, बहुत इजी। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तो पूरा मतलब लोकल टर्म्स में हम जो बातें करते हैं ना, वही है। मैं एक बार में कितना लॉट मंगा रहा हूं, कितना ऑर्डर कर रहा हूं। ठीक है, तो द स्टॉक विच इज ऑर्डर्ड इन 1 लॉट। ठीक है, द स्टॉक, ये वो स्टॉक होता है जो कि मैं एक लॉट में ऑर्डर कर रहा हूं। जैसे भाई मैं बाइक ही मंगवा रहा हूं, तो भाई 10,000 बाइक ला दे भाई, तो 10,000 बाइक मेरा क्या हो गया, वही मेरा लॉट साइज हो गया।
ठीक है, द स्टॉक विच इज ऑर्डर्ड, ठीक है, विच इज ऑर्डर्ड इन वन लॉट इज नोन एज आपका क्या हो जाएगा, लॉट साइज। ठीक है, और ये लॉट साइज को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, क्यू से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, जो आपकी इन्वेंट्री होती है फ्रेंड्स, इन्वेंट्री को आप किससे डिनोट करते हैं, इन्वेंट्री को आप आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इन्वेंट्री को आप किससे डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, आगे चलते हैं। इसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट आता है, वो क्या होता है, यही हमारा होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब यार ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या हुआ, थोड़ा समझते हैं इसको भी यार अच्छे से, एकदम इजी है, एकदम समझते हैं। देखो, हम जो भी करते हैं उसके पीछे होल एंड सोल एक ही पर्पस होता है, वो पर्पस होता है पैसा। ठीक है, पैसा है तो आपकी लाइफ है, पैसा है तो आपकी लाइफ आप अच्छे से नहीं जी सकते, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे सैलरी मिलती है, आप लोग पढ़ रहे हैं ताकि आप गेट निकालें तो आपको स्कॉलरशिप मिले, या फिर आप पीएसयू में सेलेक्ट हो जाए तो आपको अच्छी सैलरी मिले। तो ये कुल मिला के जो सारी बातें आती है वो सैलरी के लिए आती है। अब यहाँ पर इमोशनल मत हो जाना कि नहीं सर मैं तो अपनी इज्जत के लिए करता हूँ। अरे भाई, मैं उस एकदम उतना डीप और आध्यात्मिक लेवल पे नहीं जा रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं। तो यहां पर क्या है, यहां पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम लोग जो भी करते हैं वो एज अ बिजनेस मॉडल को अप्लाई करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। ठीक है, कोई भी कंपनी है किसी लॉट साइज को ऑर्डर कर रही है, उसको बेच रही है, तो वो ओवरऑल क्या कर रही है, वो बिजनेस कर रही है। ठीक है, अब यार ये कंपनी कितना लॉट को ऑर्डर करे, ठीक है, मैं थोड़ा समझिए। यहां पर मैंने अभी क्या कहा है कि आपका एक क्या होता है, लॉट साइज होता है, एक आपका क्या होता है, लॉट साइज होता है। तो एक कंपनी कितना लॉट साइज को ऑर्डर करे जिसके लिए उसका टोटल कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक कंपनी कितना लॉट साइज एक बार में ऑर्डर करे जिससे उसका टोटल कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। अब क्या ये हो सकता है, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए, अगर मैं बहुत सारा आइटम मंगा रहा हूं, मैं एक बार में पूरे साल भर की डिमांड है उसको भी मंगा सकता हूं, लेकिन एक बार में मैं अगर उसको मंगाऊंगा तो क्या होगा, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा। देखिए, आप क्या करते हैं, जब भी किसी चीज को ऑर्डर करते हैं ना, तो वहां आपको क्या लगता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है। ठीक है, अब जो आपका यूनिट कॉस्ट है, मान लीजिए कि मैं इस पेन को मंगवा रहा हूं, मैं इस पेन को मैं मंगवाना चाह रहा हूं। अब भाई मैं एक बार में 100 मंगा लूं या एक बार में पूरे साल भर की डिमांड का मंगा लूं, भाई ये पेन अगर 10 रुपए का है तो मुझे ओवरऑल तो 10 रुपए के हिसाब से 1000 पेन का तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूं तो मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है वहां पर। वही ऑर्डरिंग कॉस्ट में आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो छोटा मोटा तोड़ फोड़ मेंटेनेंस जो भी, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में आप उसको कंसीडर कर लीजिए। तो अगर मैं एक बार में सब चीज मंगा लूं तो वहां पर मुझे क्या लग रहा है, वहां पर मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है। तो अगर मैं एक बार में मंगा लूंगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो मेरा बच जाएगा, है ना। अगर मैं साल में 10 बार ऑर्डर कर रहा हूं तो 10 बार मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है। लेकिन अगर एक बार में मैं पूरा मंगाऊंगा तो मुझे सिर्फ एक ही बार ऑर्डर कॉस्ट लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा वहां पे, प्रॉब्लम ये होगा कि इतने सारे ऑब्जेक्ट्स का मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। भाई एक बार में आप 10,000 आइटम्स का देख रेख करवाओगे तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट तो बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं साल में 10 से 15 बार ऑर्डर कर रहा हूं तो वहां पर मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, पर जो मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तो यार एक बार में मैं कितना लॉट साइज को ऑर्डर करूं कि जो आपका टोटल कॉस्ट है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक है, यही मेरा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाता है। तो देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम EOQ से भी डिफाइन करते हैं। अगर मैं लॉट साइज के बेसिस में करूं तो इसको Q डैश से हम कर सकते हैं डिफाइन। तो ये होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द लॉट साइज, ये एक ऐसा लॉट साइज होता है, उसको हम Q डैश से डिनोट करेंगे, फॉर विच द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। ये एक ऐसा लॉट साइज होगा जिसके लिए आपका जो टोटल कॉस्ट होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो वही आपका क्या कहलाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाता है। और इन्वेंट्री मॉडल में हमारा मेन मकसद होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना, और ये जो टोटल कॉस्ट है जो हम मिनिमाइज कर रहे हैं इसकी वैल्यू को निकालना।
ठीक है, तो यहां पर हमारा दो मकसद है। पहला मकसद है हमारा ईओक्यू को निकालना और दूसरा मकसद है मेरा टोटल कॉस्ट की वैल्यू को निकालना। ठीक है, चलो भाई अब इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स, देखना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक कंपनी है, दिस इज अ कंपनी, ठीक है, ये एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी कुछ लॉट साइज मंगाती है, उसको सेल करती है, कोई भी आइटम्स है उसको सेल करती है। मान लीजिए ये कंपनी जो बेचती है, जो आइटम बेचती है, उसकी सालाना डिमांड क्या है, डी है। मैं मान लेता हूं टोटल डिमांड जो है आपकी वो क्या है, टोटल डिमांड है आपकी डी। अब वो टोटल डिमांड कोई भी यूनिट के लिए, कोई भी यूनिट बना रही है, मान लीजिए कि यहां पर वो कुछ मशीन पार्ट्स के लिए कर रही है, मान लीजिए वहां पर वो कोई मशीन पार्ट्स के लिए कर रही है, तो मैं कह रहा हूं भाई कि ये जो टोटल डिमांड है ये हमेशा समझिए ये ईयरली होता है। ये हमेशा किस में डिनोट होता है, ये ईयरली होता है, मतलब एक साल में आपकी कितनी टोटल डिमांड है। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर टोटल डिमांड मान लीजिए इस कंपनी जो यहां कस्टमर को देती है वो कितनी है, डी। अब ये कंपनी क्या कर रही है, कुछ लॉट साइज ऑर्डर कर रही होगी ना, तो मैं मान लेता हूं लेट द लॉट साइज, ठीक है, यहां पर जो लॉट साइज है वो क्यू है। अभी मैंने समझाया लॉट साइज क्या होता है, लॉट साइज वो नंबर ऑफ लॉट्स होता है या यूनिट्स होता है जो हम एक बार में क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। ठीक है, नाउ यहां पर देखिए, अगर मेरी डिमांड अगर डी है, ठीक है, और मेरा जो लॉट साइज है वो क्यू है, तो मुझे साल में कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी डन। अगर मैं यहां पर बोलूंगा नंबर ऑफ ऑर्डर जो मुझे करना पड़ेगा, भाई मान लीजिए कि मेरी 10,000 है, मान लीजिए कि मेरी डिमांड जो है वो 10,000 है, मान लीजिए मेरी डिमांड 10,000 है और मेरा लॉट साइज है 1,000, तो मेरे को साल भर में कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 10 बार ऑर्डर करना पड़ेगा ना जी। तो वो ऑर्डर करूंगा तो 10 बार ऑर्डर करूंगा तो पूरा 10,000 लॉट आ जाएगा, उसके बाद मैं उसको बेचूंगा। तो मैं यहां पे मान लेता हूं नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर, इसको मैं मान लेता हूं n, और n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, d बाय क्यू होगी या नहीं होगी, n की जो वैल्यू होगी वो होगी d बाई क्यू। इसको आप पूरा नोट डाउन करिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इजी है, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। तो टोटल डिमांड है d, जो लॉट साइज है आपका q, आप जो नंबर ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं एक साल में वो कितना कर रहे हैं, n टाइम्स ऑर्डर कर रहे हैं, तो n टाइम वो ऑर्डर की वैल्यू क्या होती है, d बाई क्यू होती है। जो एक बार ऑर्डर करा मैंने, एक बार ऑर्डर किया तो वहां पर मुझे जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, लेट दी ऑर्डरिंग कॉस्ट, मैं मान लेता हूं कि मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, C नॉट, ठीक है, C फॉर कॉस्ट, O फॉर ऑर्डरिंग, ठीक है, इजी है ना, याद रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो C नॉट है, तो ये C नॉट कब है, जब मैं एक बार ऑर्डर कर रहा हूं, और मैं साल भर में कितना ऑर्डर कर रहा हूं, n बार ऑर्डर कर रहा हूं, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ये कितना हो जाएगा, C नॉट इंटू n, ये हो जाएगा। और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब मैं यहां पर कितना लिख सकता हूं, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ये आपका हो जाएगा C नॉट डी बाय क्यू। तो ये आपका हो गया पहले टाइप का कॉस्ट। ये वो कॉस्ट मैं लिख रहा हूं जो कंपनी को बियर करना पड़ रहा है, ठीक है। कंपनी की डिमांड डी है, कंपनी एक बार में क्यू ऑर्डर करती है, और मान लीजिए तो साल भर में कितना ऑर्डर करेगी, एन ऑर्डर करेगी, एन क्या होगा आपका, डी बाई क्यू होगा, ठीक है। अब एक बार ऑर्डरिंग कॉस्ट कर रही है, एक बार ऑर्डर करी है तो उसको कितना कॉस्ट लग रहा है, सी नॉट लग रहा है, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इन अ ईयर, ठीक है, इन अ ईयर ये कितना लगेगा, ये कितना लगेगा, सी नॉट एन हो जाएगा, और सी नॉट एन की वैल्यू क्या है, सी नॉट डी बाई क्यू, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब मैं बता लेता हूं यहां पर, मान लीजिए कि मैं यहां पर मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मेंटेनेंस कॉस्ट को समझने के लिए, कि मेंटेनेंस कॉस्ट आपका क्या होता है, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं यहां पर मान ले रहा हूं कि भाई मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, ये मेंटेनेंस कॉस्ट को मैं मान ले रहा हूं CH, ठीक है। इसे होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं, एक्चुअली मेंटेनेंस कॉस्ट को हम यहां पर होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी को होल्डिंग, मतलब कोई अगर चीज कहीं रुकी हुई है, होल्ड कंडीशन पे है, तो उस पे जो खर्चा कंपनी जो बियर करती है उसे हम होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। तो इसे हम क्या कर रहे हैं, होल्डिंग कॉस्ट, इसे हम क्या कर रहे हैं, CH से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरी होगी। तो यहां पर अगर मैं टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकालना चाहता हूं, यहां पर अगर मैं टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकालना चाहता हूं, तो ये मेरी जो टोटल होल्डिंग कॉस्ट होती है, ये क्या होती है,
ये आपकी होगी होल्डिंग कॉस्ट इंटू ये जो यानी कि CH इंटू एवरेज इन्वेंट्री। ये क्या होगी? एवरेज इन्वेंट्री। तो ये आप क्या कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। मतलब एक कंपनी जितना एवरेज इन्वेंट्री मेंटेन करके चलती है पर डे, ठीक है, हो सकता है किसी दिन उनके पास 4 हो, किसी दिन उनके पास 10 हो, किसी दिन उनके पास 8 हो, तो हम क्या कर रहे हैं, एक एवरेज इन्वेंट्री निकाल ले रहे हैं, उस एवरेज इन्वेंट्री को हम होल्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा टाइप का कॉस्ट क्या होता है? ये तो दूसरे टाइप का कॉस्ट है। एक हमने पढ़ लिया भाई पहले टाइप का कॉस्ट, ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पहले टाइप का कॉस्ट पढ़ लिया। एक हमने पहले टाइप का कॉस्ट पढ़ लिया, दूसरा हमने पढ़ लिया मेंटेनेंस कॉस्ट, और तीसरा जो हमारे पास होता है, तीसरा जो होता है हमारे पास यूनिट कॉस्ट होता है। तो मान लीजिए कि भाई अगर एक यूनिट की कॉस्ट, ठीक है, यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है एक यूनिट की कॉस्ट, तो ये CU लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ अ सिंगल यूनिट, ठीक है। तो टोटल यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगा? टोटल यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगा? टोटल यूनिट कॉस्ट, आपकी डिमांड कितनी है, आप पूरी डी डिमांड बना रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? CU इंटू डी, CU इंटू डी। तो ये क्या हो गया? ये तीसरे टाइप का कॉस्ट हो गया जो कंपनी को बियर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जब हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं तो हमें 3 चीजें यहां पर निकालनी पड़ रही हैं। एक बार हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना पड़ रहा है जो कंपनी को बियर करना पड़ रहा है, एक बार उसको होल्डिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ रहा है, एक बार उसको यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो इसी के बेसिस में क्या होता है, इसी के बेसिस में हमारा जो मॉडल होता है, जो इन्वेंट्री मॉडल्स होते हैं, तो डिफरेंट मॉडल्स डिफाइन किए जाते हैं और इसी डिफरेंट मॉडल्स के बेसिस में आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो यहां पर जो हमारा मॉडल नंबर 1 होता है, मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 1, अब यार ये मॉडल नंबर 1 क्या है, चलिए समझते हैं इसको, ठीक है, बहुत ईजी है। पहला मॉडल जो आपका होता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, द मॉडल नंबर 1 इज फॉर रेगुलर डिमांड, रेगुलर डिमांड जिसे हम कांस्टेंट डिमांड भी कहते हैं, ये मॉडल नंबर 1 है। ऐसे टोटल 3 मॉडल करने हैं अपन को, तो ये होगा कांस्टेंट डिमांड भी कहेंगे इसको। दूसरा पॉइंट होता है आपका इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट, ठीक है। और तीसरा होता है आपका नो शॉर्टेज अलाउड, नो शॉर्टेज अलाउड। थोड़ा सा समझते हैं इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, रेगुलर डिमांड। रेगुलर डिमांड का ये मतलब है कि आप जो भी मैं मॉडल, जो भी मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल अब आपको यहाँ पर डिराइव कराऊंगा, यानी कि जो भी मैं आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ पर डिराइव कराने वाला हूं, वहां पर हम ये एजम्पशंस मान के चलते हैं। पहला एजम्पशन मेरा ये रहता है कि मैं जिस भी यूनिट की बात कर रहा हूं, जो भी यूनिट के को हम बेच रहे हैं, जिस भी यूनिट के कॉस्ट के बारे में हम डील कर रहे हैं, उसकी मार्केट में रेगुलर डिमांड होनी चाहिए, कांस्टेंट डिमांड होनी चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट डिमांड का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि किसी टाइम ज्यादा हो जा रही है, किसी टाइम कम हो जा रही है, या किसी टाइम वो डिमांड में ही नहीं है, ऐसा हम एज्यूम करके नहीं चलेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली मतलब रेगुलर बेसिस पे उस यूनिट की डिमांड हो रही है। दूसरा पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट। ये होता है आपका दूसरा एजम्पशन। इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट का मतलब ये होता है कि एट दैट मोमेंट जहां पर आपका स्टॉक या इन्वेंट्री जीरो हो जाता है, तुरंत उसी दिन या तुरंत उसी मोमेंट ऑफ टाइम पर जितना आपको लॉट रिक्वायर है, वही क्या हो जाता है, वही आपका दोबारा आ जाता है। बहुत ध्यान से समझिए, आपने कोई चीजों को ऑर्डर किया, ऑर्डर करके आप उसे रेगुलरली बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि आपकी डिमांड रेगुलर है। तो जैसे जैसे आप उसको बेच रहे हैं, बेचने के बाद क्या हो रहा है कि एक टाइम आएगा जब वो लॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जिस पॉइंट पे जीरो होती है उसी पॉइंट पे आपका नया लॉट आ जाता है, तो वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट कहलाता है। और तीसरा क्या होता है, कोई भी शॉर्टेज नहीं होगा। भाई बिल्कुल, कैसे होगा शॉर्टेज? अगर जिस पॉइंट पे आपका जीरो हो जा रहा है उसी पॉइंट पर आपका पूरा लॉट दोबारा आ जा रहा है, तो शॉर्टेज तो होगा ही नहीं ना कभी, ठीक है। तो चलो भाई, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूं, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूं किसी ग्राफ में, ठीक है, तो मैं उसे कैसे ड्रॉ करूंगा? चलो ये कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा, ये, ठीक है, ओके। ये मेरा क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स ये वाई। यहां पर मैं जो डील करता हूं, यहां पर मैं करता हूं लॉट साइज, यहां पर मेरा क्या होता है, लॉट साइज, ये क्यू होता है, ठीक है।
और यहां पर मेरा होता है टाइम, यहां पर मेरा क्या होता है टाइम, ठीक है। नाउ ये मेरा टाइम को डिनोट करता है। नाउ अगर मैं यहां पर मॉडल 1 के बेसिस पर, इस बेसिस पर अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करना चाहता हूं लॉट साइज और टाइम के बेसिस पर, तो ये ग्राफ मेरा कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ये कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा, जहां पर ये जो हाइट होती है ये आपकी होती है मैक्सिमम इन्वेंट्री। ये वो मैक्सिमम इन्वेंट्री है जो आप मेंटेन करके चलते हैं। अब क्या हो रहा है कि आपके पास कुछ मैक्सिमम इन्वेंट्री थी, आपकी डिमांड हुई, तो आपका क्या हुआ, वो जो लॉट साइज है वो कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। इस पॉइंट पर क्या हो गया, जीरो हो गया। जैसी जीरो हुआ क्या हो गया, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट, मतलब तुरंत जितना हमको डिमांड था उतना हमारे पास फिर से लॉट क्या हो गया, वापस आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा इस टाइप से। तो इस टाइप से क्या होता है, इसका ग्राफ बनता है। इस टाइप से क्या होता है, इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है। नाउ यहां पर मुझे क्या क्या निकालना है, यहां पर मुझे टोटल कॉस्ट को देखना है कि टोटल कॉस्ट मेरा क्या आता है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर मेरा लॉट साइज है Q, तो अगर मैं यहां पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट देखूंगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां पर मैं देख रहा हूं, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो देखिए इस केस में भी मेरी जो टोटल डिमांड है, ये मेरी जो टोटल डिमांड है वो कितनी है, मेरी टोटल डिमांड तो D ही है, ठीक है। लॉट साइज मेरा कितना है, Q है ही है मेरा, ठीक है। यहां पर बफर स्टॉक, थोड़ा सा यहां पर देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि इस केस में बफर स्टॉक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इस केस में बफर स्टॉक, ठीक है, इस केस में अगर मैं लिखूं कि भाई बफर स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग मुझे बताइए बफर स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, लिखिए कमेंट सेक्शन में, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। देखिए यहां पर बफर स्टॉक की जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स वो जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि भाई यहां पर मुझे कोई मिनिमम स्टॉक को मेंटेन करने की जरूरत है ही नहीं, चाहे आपका डिमांड बढ़े या चाहे आपका कोई भी प्रॉब्लम हो। मैंने पहले से क्या एज्यूम किया है कि मेरे पास ये जो लाइंस है यहां पर, ये मेरी क्या है, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट की लाइंस है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मेरा लॉट साइज जीरो होगा, मेरे पास तुरंत जितना लॉट रिक्वायर्ड है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर टोटल डिमांड है, यहां पर जो बफर स्टॉक की वैल्यू है, बफर स्टॉक की वैल्यू यहां पर है फ्रेंड्स जीरो, ओके। नाउ यहां पर देखिए जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो मेरा C0D लगेगा ही लगेगा, जो हमने प्रीवियसली अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ठीक है। अब यहां पर जो अपना टोटल यूनिट कॉस्ट है, अगर मैं यहां पर कहूं टोटल यूनिट कॉस्ट, अगर मैं लिखूं यहां पर टोटल यूनिट कॉस्ट, तो ये टोटल यूनिट कॉस्ट कितना लगेगा, टोटल यूनिट कॉस्ट होगा CU × D। यहां पर भी कोई फर्क नहीं आएगा, यहां पर भी कोई फर्क नहीं आएगा। भाई आपको टोटल कितना डिमांड है, D डिमांड है, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है CU, तो टोटल यूनिट कॉस्ट कितना होगा CU × D। आपके पास डिमांड टोटल, आपका डिमांड था D, आप कितना ऑर्डर कर रहे हैं, आप कितना ऑर्डर कर रहे हैं, D/Q ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपका जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका क्या लग रहा है, C0D/Q लग रहा है, C0D/Q, ये हमने C0D/Q पढ़ा था। अब यहां पर मैं इन्वेंट्री निकालना चाहता हूं, यहां पर मैं एवरेज इन्वेंट्री निकालना चाहता हूं। एवरेज इन्वेंट्री होता है आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री प्लस बफर स्टॉक बाय 2, ये ठीक है। ये एक फॉर्मूला आप ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन आपको इतना फॉर्मूला देखने की भी जरूरत नहीं है, इतना कुछ बहुत ज्यादा ये रॉकेट साइंस नहीं है भाई। आप एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे मैक्सिमम इन्वेंट्री प्लस बफर स्टॉक बाय 2। तो यहां पर जो मैक्सिमम इन्वेंट्री है, थोड़ा ध्यान से देखिए, मैक्सिमम इन्वेंट्री है ये Imax की वैल्यू है। यहां पर जो Imax है फ्रेंड्स, ये आपके लॉट साइज के ही तो बराबर होगी कि नहीं होगी, थोड़ा सा आप समझिए इस चीज को। क्यों नहीं होगी है, समझिए ना क्यों होगी, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ये Q है, हम लॉट एक बार में कितना लॉट मंगाते हैं, हम Q मंगाते हैं, ठीक है। जैसे ही वो Q 0 होता है, वो फिर से वापस कितना बन जाता है, Q होता है, ठीक है। तो यहां पर हमें कुछ बफर स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ रहा है, और क्योंकि ये बफर स्टॉक हमको मेंटेन नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए जो ये जो मैक्सिमम इन्वेंट्री की वैल्यू है वो Q के ही बराबर है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, I एवरेज को मैं लिख सकता हूं I मैक्सिमम अपॉन 2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी Q/2, ठीक है। तो अगर यहां पर I एवरेज आपका Q/2 है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि यहां पर जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है वो क्या लगता है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है वो कहते हैं CH × I एवरेज। तो यहां पर जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट लग रहा है, यहां पर आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट या जो होल्डिंग कॉस्ट लग रहा है
होल्डिंग कॉस्ट जो आपका लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है CH इंटू Q/2। ठीक है, और यही मेंटेनेंस या होल्डिंग कॉस्ट को निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, इसी को पढ़ने के लिए हमें अलग अलग मॉडल्स को पढ़ना पड़ता है। तो अगर यहां पर मैं टोटल कॉस्ट के बारे में लिखूं, अगर मैं यहां पर टोटल कॉस्ट के बारे में लिखूं, टोटल कॉस्ट, तो ये आपका क्या होगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, और प्लस यहां पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस टोटल यूनिट कॉस्ट, टोटल यूनिट कॉस्ट। इतना खर्चा तो बियर करना पड़ रहा है कंपनी को। तो अगर मैं इसको लिखूं टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा C0D/Q प्लस ये आपका क्या हो जाएगा CH इंटू Q/2 प्लस CU इंटू D। ठीक है, तो ये जब आप करेंगे ये आपका क्या हो गया, ये आपका टोटल कॉस्ट की वैल्यू हो गई, ये आपके क्या हो गए, टोटल कॉस्ट की वैल्यू। अब अगर मैं इस टोटल कॉस्ट को मिनिमम करना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं भाई, मैं इस टोटल कॉस्ट को मिनिमम करना चाहता हूं, मैं इस टोटल कॉस्ट को मिनिमम करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, डेल टोटल कॉस्ट बाय डेल क्यू, लॉट साइज के बेसिस पे ही मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू ये, विथ रिस्पेक्ट टू क्यू मैं इसको इक्वेट करके 0 से इक्वेट कर दूंगा। हम मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, तो अगर मैं यहां पर टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालना चाहता हूं तो यहां पर क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं इस टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू लॉट साइज, और उसको मैं किससे इक्वेट कर दूंगा, 0 से इक्वेट कर दूंगा। तो यहां पर जब मैं इसको करूंगा तो ये क्या होगा, डी बाय, इसको पूरा डी ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पूरा डी ही ले लीजिए। ठीक है, टोटल कॉस्ट बाय डी क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी क्यू ऑफ C0D/Q प्लस CH/Q/2 प्लस CU इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये आपको करना पड़ेगा। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आएगा, मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूं, माइनस C0D/Q²। ठीक है, 1/Q का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, बाकी सारी चीजें क्या है आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। इसके अलावा प्लस ये क्या हो जाएगा CH/2, ठीक है, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा CH/2 इज इक्वल टू C0D/Q²। तो यहां से जो Q की वैल्यू आ जाएगी या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, √2 C0D/CH। तो ये जो आपकी क्वांटिटी आई है फ्रेंड्स, ये जो आपकी क्वांटिटी आई है, यही क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इसी क्वांटिटी को हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यही जो हमारा Q डैश का जो ये वैल्यू आया है, ये मेरा क्या आया है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बट मुझे यहां पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं निकालना है, मुझे यहां पर टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालना है। तो टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करिए, इस Q की वैल्यू को ये टोटल कॉस्ट में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। ये जो टोटल कॉस्ट है ना ये वाला, इसमें आप क्या करिए, पुट कर दीजिए। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो देखिए क्या था आपके पास टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट था 2C0, ये आपके पास था C0D/Q प्लस CH/Q/2 प्लस CU इंटू डी। जब आप इसको इसमें पुट करेंगे तो ऐसे करके आप क्या पुट कर सकते हैं, C0D/Q क्या होगा, √2 C0D/CH प्लस CH/2 इंटू 2 C0D/CH प्लस CU इंटू डी। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, देखिए मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं पर मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग इतना सॉल्व कर सकते हैं, इतना इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू क्या आएगी, 2C0CH/D प्लस CU इंटू डी। ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल मिनिमम कॉस्ट की ये क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल 1। मॉडल 1 में हमने क्या किया, मॉडल 1 में हमने ये माना कि भाई हमारा जो डिमांड है वो कांस्टेंट था। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या माना कि हमारा इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट था, यानी कि जितना लॉट साइज हम ऑर्डर कर रहे थे, जैसे ही वो 0 हो रहा था तो फिर से उतना ही लॉट साइज हमारे पास क्या आ जा रहा था, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से हमारे पास उसी मोमेंट ऑफ टाइम पर आ जा रहा था। ठीक है, और तीसरा हमने क्या माना था कि कोई भी शॉर्टेज आपका अलाउड नहीं था। ठीक है, ओके नाउ यहां पर जब हमने क्या किया, यहां पर जब हमने टोटल कॉस्ट को किया तो टोटल कॉस्ट में हमारे पास 3 कॉस्ट निकल के आए। एक कॉस्ट निकल के आया हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल, एक हमारा टोटल होल्डिंग कॉस्ट और एक हमारा टोटल यूनिट कॉस्ट। उन तीनों कॉस्ट की वैल्यू यहां पर मैंने लिख दी। ठीक है,
यहां पर मैंने लिख दी। और इसके बाद इस टोटल कॉस्ट को मैंने क्या किया, इन टर्म्स ऑफ लॉट साइज मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। और उसके बाद जो मेरे पास इस लॉट साइज की वैल्यू निकली, यही लॉट साइज मेरा क्या होता है, यही लॉट साइज मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं इतना लॉट साइज ऑर्डर करूंगा तो इस लॉट साइज के अकॉर्डिंगली जो मेरा टोटल कॉस्ट आएगा वो मिनिमम आएगा, और वो कितना आएगा, वो ये आएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला लेक्चर, बहुत इजी, बहुत सिंपल। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, और इससे रिलेटेड 2 और मॉडल है उसके बारे में भी समझाऊंगा, और उससे रिलेटेड भी हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बहुत इजी है, बहुत अच्छे से, बहुत मजा आने वाला इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मेरे से पढ़ के। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।